प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा की आज की इस वीडियो में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में अपनी टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी ईवीएस के लिए, और ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, जहां पर भी ईवीएस बनता है वहां पर ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके आपको अलग अलग पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, अगर आपने उसको सॉल्व किया होगा तो यहाँ पर आपको मदद मिल जाएगी, और आपको हर पार्ट का जो आंसर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। और जिन बच्चों ने वो वाले पार्ट को नहीं देखा है, प्लीज वाले पार्ट को भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज भी हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। उसके पहले जल्दी से क्लास को आपको लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी फटाफट से कर लीजिए। चलिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था यही आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। आपको बताना है पर्यावरण शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण दिवस अलग होता है और पर्यावरण शिक्षा दिवस अलग होता है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन दिया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में 5 जून आंसर किया था। 5 जून आपका केवल पर्यावरण दिवस है, एनवायरमेंट डे है। पर्यावरण दिवस है, एनवायरमेंट डे है। यहां पर पूछा है पर्यावरण शिक्षा दिवस कब है, एनवायरमेंट एजुकेशन डे कब है, तो वो आपको याद रखना है, वो 26 जनवरी को आता है। जब हम क्या करते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिन हम क्या करते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, जब हमारा संविधान बनाया गया था, लागू किया गया था, उसी दिन को एनवायरमेंट एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, पर्यावरण शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस अलग रहेगा, पर्यावरण शिक्षा दिवस अलग रहेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, बिहार एस्टेट में, रीट में, यूपीपीएससी के एग्जाम में, मतलब अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डे के ऊपर तो क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर सारे लोग मिलजुल कर रहते, स्पीशीज, सारे प्रकार की स्पीशीज। जैसे एक घर के अंदर सभी का स्वभाव अलग रहता है, मम्मी का अलग रहता है, पापा का अलग रहता है, भाई बहनों का अलग रहता है, फिर भी साथ में मिलजुल कर रहते हैं। वैसे ही हमारे पर्यावरण में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पौधे भी रहते, जानवर भी रहते, पक्षी भी रहते, सारे लोग एक साथ रहते, उसे जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता हॉट स्पॉट भी है हमारे भारत में 4, यानी कि ऐसी जैव विविधता जो खतरे में है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है 4 हमारे भारत में। तो वो कौन कौन से 4 है, उसका नाम क्या है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। मैं लिख देती हूँ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन कौन से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे भारत में है, उसका नाम आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता देना है। तो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है, 22 मई को मनाया जाता है। पहले कब मनाया जाता था, 29 दिसंबर को मनाया जाता था। पहले 2000 साल 2000 के पहले, साल 2000 में इसको बदलकर 22 मई कर दिया। अब साल 2000 से हम अपना जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते आ रहे हैं। तो यह आपको याद रखना है, साल 2000 के बाद बोल सकते हैं। साल 2000 के पहले तक जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन आरआरबी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको बताना है वाटर डे कब मनाया जाता है, और ये बीपीएससी के एग्जाम में भी एक बार बन चुका है। वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को पानी के संरक्षण के बारे में, पानी की महत्वता के बारे में जागरूक करते, अवेयर करते, पानी को वेस्ट मत करिए, और वेस्ट ना करने का काम आप अपने घर से चालू कर सकते, इसके बारे में अवेयर किया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है, वो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहली बार वाटर डे कब मनाया गया, 1993 में मनाया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली बार वाटर डे, सबसे पहली बार जल दिवस जो मनाया गया 1993 में मनाया गया। आप लोगों को मैंने पिछली या उसके पहले वाली क्लास में ये जरूर बताया था कि जो 1992 वाला सम्मेलन हुआ था, 1992 में जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम क्या था, रियो सम्मेलन या शिखर सम्मेलन। रियो सम्मेलन या शिखर सम्मेलन उसका नाम था। उसमें यह तय किया गया था
उसमें ये तय किया गया था कि वाटर डे को, जल दिवस को 22 मार्च को मनाया जाएगा और सबसे पहली बार 1993 में मनाया गया, क्योंकि 1992 में तो वो घोषित किया गया, तो मनाया कब जाएगा, उसके अगले साल से मनाया जाएगा। 1993 से मनाया गया सबसे पहली बार जल दिवस। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपको बताना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, यानी कि जब हम लोगों को जीवों के बारे में, जानवरों के बारे में जागरूक करते हैं कि जानवरों को मारिए मत। कई बार उनको सींग के लिए मार दिया जाता है, उनके खाल के लिए, उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे उसके लिए मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतने सारे डेज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, DSSB में, RRB के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब दूसरी एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें सारी चीजों के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 3 मार्च को मनाया गया सबसे पहली बार 2010 के बाद मनाया गया। ठीक है, आप ये मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके WBCS में बन चुका है कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को मिट्टी के बारे में जागरूक करते हैं। मिट्टी के बारे में जागरूक क्या करना है कि अगर हमारी जो फसल हो रही है, जो हमें अनाज मिल रहा है, जो हमें फसल मिल रही है, जो हमें खाना मिल रहा है, वो कोई ना कोई मिट्टी में उगाया जाता है। जैसे काली मिट्टी में हम क्या उगाते हैं, वो उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं कि मिट्टी को भी अगर आपको बचाना है तो पेड़ों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की जो जड़ें रहती है, पेड़ों की जो जड़ें रहती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को होल्ड करके रखती है। तो अगर हमें सॉइल इरोजन से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगा सकते हैं। इसके बारे में जागरूक करने के लिए सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और जितना मैंने अभी तक आपको डेज के बारे में पढ़ाया है, केवल इसमें से नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि केवल इतने ही डेज आते हैं, इससे ज्यादा भी डेज आते हैं। तो ऐसी आपको और आगे कुछ पार्ट्स मिलेंगे जिसमें मैं आपको डेज के बारे में बताऊंगी। तो आज मैंने आपको 5 डेज के बारे में बताया है। क्या क्या देखा हमने, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था, UNEP के द्वारा आरंभ किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाना कब स्टार्ट किया गया था, 1972 में जो UNEP की स्थापना हुई। UNEP की स्थापना कब हुई है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई। स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ, यानी कि 1973 में। सबसे पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में मनाया गया, क्योंकि 1972 में उसको घोषित किया गया था, उसके दूसरे साल मनाया गया। पर्यावरण शिक्षा दिवस अगर पूछता है तो आपको 26 जनवरी करके आना है। इसमें हम लोगों को, जो बच्चे रहते हैं उनको पर्यावरण के बारे में सिखाते हैं। स्कूल लेवल पर जाकर बच्चों को पर्यावरण के बारे में सिखाया जाता है और EVS को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम EVS पढ़ रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है। जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, और हम जल के संरक्षण के बारे में, जल की विविधता के बारे में, महत्वता के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। ठीक है, वन्य जीव दिवस में हम क्या करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करते हैं, और जैव विविधता दिवस में भी लोगों को जागरूक करते हैं। दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि जैव विविधता भी आपने वही बताया और वन्य जीव भी वही बताया। जैव विविधता के बारे में मैंने आपको ये बताया था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने ये बताया था, जहां पर जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सारे लोग रहते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। वो 22 मई को मनाया जाता है। उसमें हम पेड़ पौधे, जानवरों को क्या करते हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, उनके महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। लेकिन वन्य जीव दिवस में जो चीजें केवल जंगल में पाई जाती है, जो जैव विविधता जंगल में पाई जाती है, उसके बारे में जागरूक किया जाता है। वो 3 मार्च को मनाते हैं।
उसके बाद विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा की गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। मृदा हमारे लिए कितनी जरूरी है उसके बारे में बताया जाता है। हमारे लिए खाने के लिए कितनी जरूरी है। अगर मृदा नहीं होगी, उसमें फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो खाना बराबर नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा तो महंगा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं और डेज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वह लाइक और शेयर क्लास को करते ही रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारतीय पक्षी विज्ञानी किसे कहा जाता है? भारतीय पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके एसएससी डी ट्रिपल एसबी के एग्जाम में, और ये टॉपिक आपके बीपीएससी केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा खोज की, उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी, इसीलिए उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड की स्टडी भी करना, पक्षियों का अध्ययन करना, उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। अगर मैं जिम कॉर्बेट की बात करती हूँ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा है। वो सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारे भारत का। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन देखा जाए 7 नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि अपने बारे में जो बचपन से है, उसके बाद आप बड़े कैसे हुए, आपने क्या अचीव किया, क्या आपका फेलियर था, उसके बारे में सारी चीजें लिखना, उसे आत्मकथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो सलीम अली को ऐसे भी पक्षियों से प्यार था, तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी जो लिखी, आत्मकथा जो लिखी, वो भी पक्षी के ऊपर लिखी, और उसका नाम क्या था? एक गौरैया का पतन। एक गौरैया का पतन, द फॉल ऑफ अ स्पैरो। द फॉल ऑफ अ स्पैरो उनका नाम था, उनके आत्मकथा का नाम था। अब क्यों ऐसा नाम उन्होंने रखा कि जब वो बचपन में थे तो उनको गौरैया बहुत ज्यादा दिखाई देती थी। जब वो गांव जाते थे, जब भी कहीं जाते थे तो उनको गौरैया दिखाई देती थी, लेकिन गौरैया का अब क्या हो गया है? फॉल हो गया है। स्पैरो जो है अब आजकल दिखाई नहीं देती है, अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से गौरैया का पतन होते जा रहा है। इसलिए गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, लोगों को स्पैरो के बारे में, गौरैया के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? द फॉल ऑफ अ स्पैरो। आठवां क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, आरआरबी, यूपीपीएससी, बिहार बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में लाइकेन की अनुपस्थिति के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? अब लाइकेन क्या होता है? लाइकेन के अंदर कवक और शैवाल रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जब दो लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है, उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ये भी मदद करता है, ये भी मदद करता है, और दोनों को एक साथ फायदा होता है, तो उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो लाइकेन के अंदर भी सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो लाइकेन के अंदर दो चीजें कौन कौन सी रहती है? कवक और शैवाल। लाइकेन के अंदर दो चीजें कौन कौन सी रहती है? कवक और शैवाल। शैवाल क्या करता है? खाना बनाने का, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, खुद के लिए भी खाना बनाता है और कवक के लिए भी बनाता है। तो उसको भी फायदा हुआ, कवक को भी फायदा हुआ। अब कवक को ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं भी कुछ करके दूं। कवक का मतलब होता है फंगी और शैवाल का मतलब होता है एल्गी। तो कवक क्या सोचता है कि मैं भी अब उसको कुछ करके देता हूं, तो कवक उसको आवास लाकर देता है, पानी लाकर देता है, मिनरल्स लाकर देता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को फायदा होता है, वो सहजीवी संबंध में होते हैं। तो जब लाइकेन अगर कम होते जाते हैं, अगर हमारे पर्यावरण में, अगर हमारे एनवायरमेंट में लाइकेन की मात्रा कम होते जा रही है, इसका मतलब एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर SO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी तो लाइकेन कम होता जाएगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के अध्ययन के लिए बायो इंडिकेटर के रूप में किया था? अब लाइकेन के बारे में तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि लाइकेन की अनुपस्थिति जो है सल्फर डाइऑक्साइड को दर्शाती है। अब दोबारा वो क्वेश्चन अगर पूछना रहेगा तो वो दूसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं कि लाइकेन अगर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कम हो रहा है तो ये हमें किसके द्वारा पता चला?
कौन से साइंटिस्ट ने हमें बताया है? विलियम नाइलैंडर ने बताया है। और कब बताया है? 1866 में बताया है, 1866 में बताया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस ट्रॉपिक स्तर पर लाइकेन के गायब होने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर लाइकेन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, एमपी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर लाइकेन पर्यावरण से पूरी तरीके से खत्म हो जाते, पूरी तरीके से जीरो हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो कौन से स्तर पे पड़ता है? आपको ट्रॉपिक लेवल्स पता है, ठीक है। हमारे क्या होते हैं, फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं, पोषण स्तर रहते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? उत्पादक आता है। दूसरे नंबर पे आपके क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन आता है? मांसाहारी आते हैं। उसके बाद आपके तृतीय उपभोक्ता, फिर चतुर्थ उपभोक्ता, ये ऐसे आते हैं, ठीक है। और अगर डिकम्पोजर्स की बात करते हैं, अगर अपघटक की बात करते हैं, ये तो सारे पोषण स्तर पे आते हैं, ये तो सारे पोषण स्तर पे आते हैं। तो ये आपका फूड चेन रहता है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर लाइकेन गायब हो जाता है, लाइकेन के अंदर कवक और शैवाल रहता है। शैवाल किसके अंदर आता है? शैवाल किसके अंदर आता है? उत्पादक के अंदर आता है। शैवाल किसके अंदर आता है? आपको याद रखना है, एल्गी जो रहती है फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर आती है, शैवाल जो रहता है उत्पादक के अंदर आता है। तो अगर लाइकेन नहीं रहेगा तो शैवाल भी नहीं रहेगा, लाइकेन नहीं रहेगा तो एल्गी भी नहीं रहेगी, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो उत्पादक को पड़ेगा। अगर एल्गी नहीं रहेगी, वो खाना नहीं बनाएगी, तो कवक को नहीं मिलेगा, और कवक को नहीं मिलेगा तो कवक भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला काम जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो शैवाल के ऊपर, एल्गी के ऊपर पड़ता है, उत्पादक के ऊपर पड़ता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। और इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी या नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, उसमें मैं आपको और कुछ डेज के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जब भी इसकी सीरीज के पार्ट्स आते हैं तो आपको पूरे को लास्ट तक देखना है, और लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है। अगर आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना हम और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके पार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर पक्का कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, लाइक और शेयर क्लास को कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।